करते हैं। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज नया वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट भूगोल विषय का सिलेबस, और इसमें देखेंगे कौन कौन से यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आपको ज़रूर 2 महीने का जो टाइम है उस 2 महीने में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, और उसको कई बार पढ़ना चाहिए। और हो सके तो आप, अगर आप लोग कोई किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो भी उसको रिपीट करिए। बुक है तो बुक से पढ़िए, कैसे भी मतलब उस चैप्टर को या उस यूनिट को ज़रूर पढ़े। तो जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पहले यूनिट से, देखिए भूगोल जो विषय का सिलेबस है इसमें टोटल 10 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है समुद्र विज्ञान और चौथा है पर्यावरण भूगोल, पांचवा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, छठवां जो यूनिट है वह है जनसंख्या एवं संसाधन भूगोल, सातवां जो है वह है आर्थिक गतिविधियाँ और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, छठवां है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, और सातवां है सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, आठवां है भौगोलिक चिंतन, और नौवां है भौगोलिक तकनीकी, और 10वां है भारत का भूगोल। ठीक है, तो इन जो 10 यूनिट है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप टोटल 10 यूनिट बढ़िया से ही पढ़ लें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेट का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, लगभग 55 से 60% के बीच में कट ऑफ जाता है। ठीक है, अगर आप जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से अगर आप 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही करते हैं, अगर जनरल ओबीसी हैं तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एससी है एसटी हैं तो आप 80 से 85 क्वेश्चन के बीच आप करते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 एससी एसटी 50 से 55% और जनरल ओबीसी 55 से 60% बीच के में अगर नंबर लाते हैं उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो हम आप देखते हैं भू आकृति विज्ञान में कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसको आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आप चाहें तो एक पेज पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक इस नेट एग्ज़ाम के प्रति, क्योंकि हमने नेट एग्ज़ाम को 3 बार क्लियर किया है और साथ ही साथ 11 भी क्लियर किया है, तो जो भी मेरा अनुभव है उसको हम साझा करना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए भू आकृति विज्ञान है। ठीक, इसमें इतने टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, फिर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, आंतरिक एवं बाह्य बल, अनाच्छादन एवं अपक्षय, भू आकृति चक्र, उसके अंतर्गत डेविस एवं पेंक का है, फिर ढाल विकास का सिद्धांत, फिर प्रक्रम। ठीक है, फिर भू संचलन के अंतर्गत आपको भूकंपनीयता, बलन, भ्रंश और ज्वालामुखीता के बारे में पढ़ना है। फिर स्थल निर्माण घटना, उसके बाद भू आकृतिक संकट के कारण, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन। तो इतने टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। जैसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेलर का भी है और वैगनर का भी है, दोनों को आप अच्छे से देखेंगे। साथ ही साथ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लेट, ठीक है, विवर्तनिक सिद्धांत के आप उसमें सागर नीतल प्रसरण भी पढ़ लेंगे, आधार तल भी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आंतरिक एवं बाह्य बल, इसको भी आप लोग जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद अनाच्छादन एवं अपक्षय, इनके बारे में आप जान लेंगे। फिर भू आकृति विज्ञान के जो भू आकृति जो चक्र है डेविस एवं पेंक, इस पे आप हर हाल में ध्यान देंगे। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो निश्चित ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद ढाल विकास का सिद्धांत, इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। फिर आप भू संचरण अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप भूकंप के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे और ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। आप बलन के बारे में पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि उस आप बलन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको स्थल निर्माण जो भी घटना है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, प्रक्रम में आपको नदी, वायु, हवा, ठीक है, सॉरी नदी, वायु, हवा तो एक ही होगी, और उसके बाद भूमिगत जल, सागरी जल, ठीक है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अब जलवायु विज्ञान में इतना बड़ा सिलेबस है, अब इसमें आपको सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ आपको पढ़ना है। जैसे वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, ये तो आपको पढ़ना ही है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे।
आप सूर्यताप पढ़े या ना पढ़े उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी इस समय नहीं पूछ रहा, लेकिन आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, एकदम गहनता से नहीं देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वायुमंडलीय दाब और पवने एकदम हर हाल में पढ़ना है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वाताग्र वायरासी नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। वाताग्र के भी बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको वायुमंडलीय वायु संचलन जो है इसके बारे में जानना है। उसके अंतर्गत आपको चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बारे में अध्ययन करना है। और चक्रवात और प्रतिचक्रवात में प्रतिचक्रवात नहीं पूछता है, लेकिन चक्रवात में आपको दोनों पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आप ज़्यादा पढ़ेंगे और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत जो हरिकेन है, टॉर्नेडो है, इस पर आप विशेष फोकस करेंगे, ठीक। उसके बाद आप देखिए कोपेन एवं थानथवेट जो हैं उनका जलवायु जो वर्गीकरण है इसको आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपको बनेगा ही। फिर जो इंसो घटना है यानी एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम इन सब चीज़ों को एक वीडियो बना के आपको समझाएंगे, आप अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहिए, डेली करते रहिए, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा उस पर भी आप टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन एकदम से उसी पे मत लगे रहिए। आपको ये सब चीज़ें किताब से या अगर आप कोचिंग कर रहे हैं नोट्स से, ठीक है, लगातार पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको मौसमी संकट और आपदाएं, इसके बारे में वही चक्रवात, तड़ित, झंझा, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, ये सब हो जाएगा उसी में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए समुद्र विज्ञान में, ठीक। समुद्र विज्ञान में आपको महासागरीय उच्चावच एकदम पढ़ना है। फिर तापमान पढ़ना है, घनत्व पढ़ता है, लवणता, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गर्म एवं ठंडी धारा है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप महासागर के हिसाब से गर्म एवं ठंडी जलधारा है आपको देख लेना है। महासागरीय जो उच्चावच है इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, ठीक है, गहन सागरीय मैदान, ये सब गर्त, ये सब चीज़ें कटक इसी में है, ठीक है। वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर लहर वही हो गया, समुद्री धारा एवं लहर। फिर ज्वार भाटा से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सुनामी और चक्रवात तो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आप जलवायु विज्ञान में ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, ठीक है। पर्यावरण भूगोल में देखिए ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में आपको पोषण स्तर जान लेना है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो शब्द दिया किसने दिया, ठीक है, और जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया, ये सब चीज़ें आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। उसके बाद खाद्य जाल पढ़ लेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ लेंगे, ठीक है। आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो सब ज़्यादा पूछता नहीं है। आपको जो भी नीतियाँ बना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौते कार्यक्रम नीति बना है, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जैसे ब्रटलैंड कमीशन, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्य सूची एजेंडा 21, ठीक है, संधारणीय विकास या पेरिस समझौता, इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यानी जो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो टोटल पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम तक याद आपको नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ही पढ़िए, जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक। तो थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब देख लीजिए जो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, यह जो यूनिट है यानी यूनिट नंबर 5 है। देखिए बहुत बड़ा है, जनसंख्या भूगोल बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जनसंख्या भूगोल में 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली बात तो जो यहाँ पर जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का जो वितरण है, ठीक है, महाद्वीप वाइज आप वितरण देख लेंगे, अक्षांश वाइज वितरण देख लेंगे, ठीक। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम बता देंगे वीडियो बना के, ठीक है। अक्षांश वाइज वितरण जनसंख्या का देख लीजिए, यह देख लीजिए। उसके बाद जननांकी जो संक्रमण है इसके बारे में आप जो भी सिद्धांत आए हैं इसको देख लीजिए। फिर जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो भी सिद्धांत आए हैं, जैसे माल्थस का दिया हुआ है, सडलर का और रिचार्डो का, इनका आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी विश्व जनसंख्या का अक्षांशीय दृष्टि से वितरण देख लीजिए, उसके बाद जनघनत्व देख लीजिए, लिंगानुपात देख लीजिए, साक्षरता दर, ये सब विश्व का देख लीजिए। और उसके बाद आपको जननांकी संक्रमण के बारे में जानना है, सिद्धांत जो भी है। फिर जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो भी सिद्धांत है इसके बारे में जानना है, और बाकी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है।
आप आदिवासी भूगोल में आ जाइए, देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस। ठीक है, तो आपको इसमें से टोटल नहीं पढ़ना है, टोटल मतलब नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ चीज़ें पढ़ना है। जैसे ग्रामीण अधिवास, ठीक है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, पूछता ही है, हर हाल में पूछेगा। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, प्रतिरूप होते हैं और वितरण होते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में विशेषतः इसका वितरण इसको देखा जाता है। ठीक, तो क्योंकि भारत में परीक्षा हो रही, तो भारत के संदर्भ में इसका ग्रामीण अधिवासों का वितरण देखा जाता है। तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रतिरूप कई प्रकार के, जैसे तारानुमा प्रतिरूप, ठीक है, रेखीय, ये सब प्रतिरूप के वितरण देखा जाए तो जैसे सघन अधिवास भारत में कहाँ पाए जाते हैं, अर्ध सघन कहाँ, प्रकीर्ण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। हम इसका वीडियो पहले ही ऑलरेडी डाल चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर नगरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत आए हैं, और बाकी टोटल आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए नगरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जैसे गोर्डन सिल्डे, ठीक है, हेनरी पिनेरी, ठीक है, हेरनी पिनेरी, फिर शार्डलर का, फिर लेविस एवं मम्फोर्ड का जो सिद्धांत है नगरों की उत्पत्ति से, इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आ जाइए, आगे दिया हुआ है केंद्रस्थ सिद्धांत यानी क्रिस्टालर का और लास का, एकदम आपको पढ़ना है। फिर नगरों की आंतरिक संरचना, देखिए दिया हुआ है नगरों की आंतरिक संरचना यानी नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित जो भी सिद्धांत है, जैसे बर्गेस का है, ठीक है, हैरिस एवं उलमैन का है, हाइड का है, इसको आप देखेंगे। फिर नगरीय भूमि उपयोग जो मॉडल आए हैं, जैसे बर्गेस, होमरहाइड और उलमैन, ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। और बाकी एक चीज़ और आप देख लेंगे, मलिन बस्तियाँ भारत में कहाँ किसको किस नाम से जाना जाता है, और बाकी कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप नोट करके उसको अलग कर लें कि ये चीज़ें को आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखिए यूनिट नंबर 6 है, यह है आर्थिक गतिविधियाँ और क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ और क्षेत्रीय भूगोल, इसमें ये भी थोड़ा देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं, आर्थिक भूगोल है, फिर कृषि भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल में देखिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक या चतुर्थ जो क्रियाकलाप हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। उसके बाद विकसित एवं विकासशील देशों में जो ऊर्जा का संकट है, इस पे आप देख लेंगे, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में आपको शस्य संयोजन जो विधि, क्षेत्र निरूपण है, यानी बीबर का, दोई का और रफीउल्ला का, इनके बारे में आपको जानना है। उसके बाद शस्य वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग जो मॉडल है, उसको जानना है, और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, बस 2 ही चीज़ें, यानी शस्य संयोजन जो विधि का निरूपण है, बीबर, दोई और रफीउल्ला के द्वारा जो दिया गया है, और फिर वान थ्यूनेन का कृषि भूमि जो उपयोग मॉडल है, उसको आपको देखना है, और कुछ नहीं देखना है। अब देखिए औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत आपको उद्योगों के स्थान निर्धारण के जो सिद्धांत हैं, जैसे ए वेबर, ई एम हुबर, अगस्त लास, एप्रेड, डी एम स्मिथ, जो भी अपना सिद्धांत दिए हैं, इनके बारे में आपको जानना है। अगर इस सिद्धांत के साथ कोई बुक भी लिखे हैं, उनको भी आपको जानना है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं जानना है। फिर विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, कौन कौन से विश्व में औद्योगिक प्रदेश हैं। अभी यहाँ पे क्या नाम है, झारखंड पीजीटी में हुआ था, पूछा था विश्व में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, ऐसे पूछ दे रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको आप देख लेंगे। फिर परिवहन भूगोल में आ जाइए। परिवहन भूगोल भी ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस देखिए यहाँ दिया हुआ है स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य के सिद्धांत और मॉडल। ठीक है, ये आपको खाली पढ़ना है। इसमें एडवर्ड उलमैन, फिर M.E. हर्स्ट, ठीक है, इनका पढ़ना है। फिर साथ ही साथ आपको गुरुत्वाकर्षण मॉडल, स्थानीय प्रवाह मॉडल और गुरुत्वाकर्षण मॉडल, ये पढ़ लेना है, और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए आ गया प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास में आपको पढ़ना है प्रादेशिक विकास के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने दिया है, जैसे अल्बर्ट ओ हर्समैन, ठीक है, गार्नर, फिर मरियडल यानी मिरडाल लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मरियडल, फिर जॉन फ्राइडमैन लिखा हुआ है। इनका जो सिद्धांत है, प्रादेशिक विविधता का जो सिद्धांत है, इन चारों विद्वानों का, इसको आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देख लीजिए सांस्कृतिक भूगोल में और राजनीतिक भूगोल में 7वां यूनिट है। ठीक है, 7वां यूनिट जो है सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल है। तो सांस्कृतिक भूगोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है भारत में सामाजिक जो समूह है, यानी जनजाति प्रजाति है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृति की संकल्पना भी देख लेंगे हल्का सा। ठीक है, अब देखिए
सॉरी इधर देखिए, फिर यहाँ दिया हुआ है राजनैतिक भूगोल। ठीक है, राजनैतिक भूगोल में आपको सीमाएं, परिसीमाएं एवं सरहद की संकल्पना विशेषकर भारत के संदर्भ में देखना है। फिर हार्टलैंड एवं रीमलैंड थियरी, हार्टलैंड थियरी मैकिंडर की, रीमलैंड थियरी स्पाइकमैन की, आपको जानना है। फिर देखिए भारत में निर्वाचन सुधार, निर्वाचन व्यवहार, ये सब नहीं ज़्यादा देखना है। फिर देखिए हिंद महासागर भू राजनीतिक प्रादेशिक सहयोग के संगठन, इसमें आपको सार्क के बारे में पढ़ लेना है, आसियान के बारे में, ठीक है, ओपेक के बारे में और EU के बारे में आपको जान लेना है। ये जो चारों संगठन दिए हैं इनका मुख्यालय, इसमें सदस्य देश, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। और बाकी हार्टलैंड एवं ड्रीमलैंड थियरी के बारे में आपको अध्ययन कर लेना है। देखिए भौगोलिक चिंतन ज़्यादा बड़ा यूनिट है। ठीक है, इसमें भी आपको जो विद्वान का नाम दे दिया है, देखिए ग्रीक, रोमन, अरब, ठीक है, ये तीनों जो देश के विद्वान हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ आपको विशेषकर वारेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर, हार्टसोन, इनके बारे में आपको ज़्यादा जानना है, इनके बुक के बारे में ठीक जान लेना है। फिर उसके बाद आपको देखिए निश्चयवाद, संभववाद, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद जो भी है, प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, ये सब आपको जो भी सिद्धांत हैं या उपागम है इनको आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक तकनीकियाँ, 9वां यूनिट है, जो 8वां यूनिट है, भौगोलिक चिंतन है, एक है भौगोलिक तकनीकियाँ। इसमें आप अगर नहीं, आपके पास कोई बढ़िया नोट्स है तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, आप इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको केवल आप सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो भौगोलिक तकनीकियाँ हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, आप खाली उसको ही सॉल्व करके चले जाइए। 5-6 क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर दोहराता है तो भौगोलिक तकनीकियाँ और भौगोलिक चिंतन वाला ही दोहराता है। ठीक है, अब आगे देखिए भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा लंबा यूनिट यही है। तो इसमें विशेषकर जो भारत का फिजिकल ज्योग्राफी है यानी भौतिक भूगोल जो है, जिसके अंतर्गत आपका आता है भू आकृति क्षेत्र, ठीक है, फिर उनकी विशेषता, अफवाह तंत्र, ठीक है, फिर जलवायु, ये सब, फिर जलवायु के अंतर्गत आपको भारतीय मानसून भी उसमें पढ़ लेना है। ये सब पढ़ने के बाद फिर भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, भारतीय जनसंख्या की विशेषता के बारे में आपको जानना है, मतलब नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है, यानी भारत की जनसंख्या पे आपको विशेष कर फोकस करना है। उससे आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कृषि, यहाँ पे कृषि जलवायु प्रदेश आपको जान लेना है, हरित क्रांति भी जान लेना है। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश, यह सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी मान लीजिए नदी परियोजनाएं हैं या दर्रे हैं, ठीक है, ये सब पे ज़्यादा आप फोकस कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना बड़ा सिलेबस देख के आपको नहीं घबराना है, बस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, वो भी बार बार पढ़ना है। ठीक है, आप उसका नोट चार्ट बना के आपको रिविज़न करना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर केवल उस पर ही डिपेंड मत रहिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। पहले आप अच्छे सोर्स से, ठीक है, जो भी हो, कोचिंग अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास बुक है वो भी अच्छी बात है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे हमको ये टॉपिक सर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर देंगे तो हम उसको उस पर वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएँ उस पर वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग निःशुल्क, ठीक है, आप प्रैक्टिस और बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर एक बार देखिए शुरू में जो भी सिलेबस 10 यूनिट हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको सबसे ज़्यादा भू आकृति विज्ञान के जो भी चैप्टर बताए हैं उस पर ध्यान देना है, जलवायु विज्ञान के जो भी चैप्टर बताए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, समुद्र विज्ञान के चैप्टर जो भी बताए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, पर्यावरण भूगोल पर जो भी ज़्यादा बताए हैं चैप्टर उसको ध्यान देना है। फिर भारत के भूगोल का जो भी टॉपिक हम बताए हैं उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद आपको अधिवास भूगोल में वही ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के बारे में जानना है, ग्रामीण अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप, ठीक है, ये जानना है। बाकी नगरीय अधिवास के जो विभिन्न विद्वानों ने क्या कैसे कहा है इसके बारे में जानना है और कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
राजनीतिक भूगोल आप हार्टलैंड ड्रीमलैंड थियरी बढ़िया से देख लेंगे। भौगोलिक चिंतन में जो भी विद्वान का नाम दिया है उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। फिर उसके साथ संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ठीक है, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, मात्रात्मक क्रांति, इसके बारे में जान लेंगे। और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप और आने वाले समय में जैसे ऑथेंटिक वीडियो प्राप्त होगा, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट ज़रूर चलाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। फ्री प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जिससे आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। कई प्रैक्टिस 2-4 प्रैक्टिस सेट ज़रूर हम चलाएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ एग्जाम में मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।